नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है, जिसका नाम दिया है 10 साल अन्याय काल। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम आज केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं, क्योंकि वे हमेशा सदन में अपनी कामयाबी की बात रखते हैं और अपनी विफलता छुपाते हैं, और जब हम उनकी विफलता बताते हैं तब हमें महत्व नहीं दिया जाता है। इस ब्लैक पेपर में हमारे मुख्य मुद्दे बेरोजगारी है, जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, और बीजेपी इस बारे में कभी बात नहीं करती। एक आज ब्लैक पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे। उधर राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए शिखर छू रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है और उसको नजर ना लग जाए, इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि हमारी इस प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग पाए। मैं ब्लैक पेपर का भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है तो काला टीका नजर न लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है, तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता है, अरे किसी की नज़र लग जाएगी, इसको काला टीका कर दो। तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए, इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोदू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से रेपो रेट का स्थिर रखने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6 फरवरी को शुरू हुई थी। आज यानी कि 8 फरवरी को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों का ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट को यथावत रखते हुए उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। लगातार छठी बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। आरबीआई के फैसले के बाद एक बार फिर से ब्याज दर 6.5% पर बना हुआ है। The MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. The MPC will carefully monitor any signs of generalization of food price pressures which can fritter away the gains in easing of core inflation. Monetary policy must continue to be actively disinflationary to align inflation to the target of 4% on a... उधर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उड़ीसा के झारसुगुड़ा पहुंची। यात्रा में लोगों की भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिली। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए।
लोगों से हाथ मिलाते हुए राहुल गांधी नजर आए। उत्तराखंड विधानसभा में लंबी चर्चा के बाद बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को बहुमत से पारित कर लिया गया। मंगलवार को सीएम पुष्कर धामी ने यूसीसी बिल को पेश किया था और फिर इस पर चर्चा शुरू हुई। यूसीसी बिल पर 2 दिन चर्चा होने के बाद आज इसे पारित कर दिया गया। विधानसभा से पास होने के बाद यूसीसी बिल अब कानून बन गया है। बताते हैं कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास होने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुके हैं। एक नहीं 5 ईडी के समन को नकार कर अब इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब कोर्ट को ही निर्देश देने पड़े कि उनके सामने हाजिर हो। आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से बचते रहेंगे और कब तक ईडी की जांच से बचते रहेंगे? कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुके हैं। एक नहीं 5 ईडी के समन को नकार कर अब इस स्थिति में पहुंच गए कि कोर्ट को ही निर्देश देने पड़े कि उसके सामने हाजिर हों। आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से बचते रहेंगे? कब तक ईडी की जांच से बचते रहेंगे? अब वो समय आया है कि कोर्ट के सामने जाएं। लेकिन केजरीवाल जी, जो पुरानी झूठ बोलने की आदत है ना, और झूठे आरोप लगाने की आदत है, कम से कम कोर्ट में जाके वो मत करना, वहां सच बोलना। क्योंकि पहले भी आपने बहुत सारे झूठे आरोप लगाए, फिर कोर्ट में जाके उन लोगों से माफी भी मांगी। आपने बड़े ईमानदारी के सर्टिफिकेट उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और सांसद संजय सिंह जी को भी दिए, लेकिन कोर्ट ने उनको भी बेल नहीं दी। ये आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर भी करता है और उसके ऊपर मोहर भी लगती है। अब समय आया है अरविंद केजरीवाल की रोज की टिप्पणियां करना, मीडिया में सुर्खियां बटोरना, अब केवल उससे छुट्टी पाकर अब जवाब देना ही होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वित्त मंत्री ने कल लोकसभा में सारे आंकड़े रखे, किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का तो ये सोचना है कि जब राज्य विकास करेंगे तभी देश विकास करेगा, तो हम भेदभाव कैसे कर सकते हैं? ये राजनीतिक आरोप है। देखिए, सारे आंकड़े कल वित्त मंत्री जी ने लोकसभा में रखे, किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। पिछले 10 सालों के आंकड़े रखे, चाहे हमारी सरकार है चाहे हमारी सरकार नहीं है। और प्रधानमंत्री जी का तो यहां तक सोचना है कि जब राज्य विकास करेंगे तभी देश विकास करेगा, तो हम भेदभाव कैसे कर सकते हैं जी? ये राजनीतिक आरोप। सर, डीएमके के एमपीज भी यहाँ प्रदर्शन करने वाले हैं। टीआर बालू जी ने भी एडजर्नमेंट मोशन किसके लिए करने वाले हैं? कह रहे हैं कि उन्हें जो प्रॉमिस किया गया था एचएम द्वारा कि एनडीआरएफ का फंड मिलेगा, ये देखिए, ये राजनीति करने के लिए ये कुछ हथकंडे अपना रहे हैं। अब आप देखिए, लोकसभा में क्वेश्चन आवर के दौरान भी ये विषय उन्होंने उठाया, उसका पूरा जवाब नित्यानंद राय जी ने दिया। उसके बाद ये अननेसेसरी कोई क्वेश्चन पूछने लगे तो हमारे एल मुरुगन साहब ने जब बीच में कहा कि आप ये इररिलेवेंट क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, तो उन्होंने टीआर बालू जी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया मुरुगन साहब के लिए। वो उनको शोभा देता है। तमिलनाडु सेंगोल आप देखिए, ये तमिलनाडु की प्राइड देश की प्राइड नहीं है क्या? तमिलनाडु हो चाहे केरला हो चाहे कर्नाटका हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, किसी भी राज्य के साथ भारत सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है। बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने शासन किया वे उत्तर प्रदेश को कहां लेकर गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यहाँ का नौजवान पहचान छिपाने के लिए मजबूर था। नौजवान कहीं जाता था तो नौकरी नहीं मिलती थी। किराए पर कमरे की बात तो दूर, होटल और धर्मशालाओं में भी कमरे नहीं मिल पाते थे। और आज उत्तर प्रदेश ने 22 जनवरी 2024 की घटना को भी देखा है। दुबई विधानसभा में सपा प्रमुख और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी से सवाल जवाब करते हुए नजर आए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश को जिन लोगों ने 4-4 बार प्रदेश में शासन किया, एक लंबे समय तक सत्ता के सिंहासन पर विराजमान रहे, वो उत्तर प्रदेश को कहां लेके गए थे? पहचान का संकट खड़ा कर दिया था उत्तर प्रदेश वासियों के सामने। एक पहचान का संकट आया था। यहां का नौजवान बाहर नहीं जा सकता था, पहचान छुपाने के लिए मजबूर था। उत्तर प्रदेश से बाहर निकलता था
तो हेत इससे देखा जाता था। नौजवान कहीं जाता था, नौकरी नहीं मिलती थी, किराए पर कमरे की बात तो दूर, होटल और धर्मशालाओं में भी कमरे नहीं मिल पाते थे। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति 2017 के पहले बना दी गई थी। महोदय, कौन जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए? और आज उत्तर प्रदेश ने 22 जनवरी 2024 की घटना को भी देखा है। पूरा देश अभिभूत था। पूरी दुनिया के अंदर हर वह व्यक्ति जो सत्य का पक्षधर है, न्याय का पक्षधर है, वह अभिभूत था, गौरवान्वित था। हर सनातन धर्मावलंबी की आंखों में आंसू थे, हर्ष के, गौरव के। वह इस आयोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ सहभागी बनकर के अपनी पीढ़ियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी कर रहा था और तर्पण भी अर्पित कर रहा था। और आज नव्य, भव्य और दिव्य अयोध्या को देख करके भी हर व्यक्ति अभिभूत है। महोदय, कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम मानते हैं मंदिर का विवाद न्यायालय में था, लेकिन वहां की सड़कों को तो चौड़ा किया जा सकता था ना, वहां के घाटों का पुनरुद्धार किया जा सकता था, अयोध्या वासियों को बिजली की आपूर्ति की जा सकती थी। हमारी आस्था थी और नीति भी साफ थी और नियत भी बहुत स्पष्ट थी। अगर मैं अयोध्या और काशी गया हूं तो नोएडा और बिजनौर भी गया हूं। अयोध्या को इसलिए अभिषिक्त कर दिया गया था कि वोट बैंक कट जाएगा, और नोएडा और बिजनौर इसलिए लोग नहीं जाते थे कि वहां से जाने पे कुर्सी से उतर जाएंगे। जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर पर। फिर महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध क्यों, सबसे ज्यादा घटनाएं उनके ऊपर क्यों, देश में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश क्यों? योगी, आप कहते हैं कि महिलाओं, बहन बेटियों के साथ उनके राज में छेड़खानी, रेप नहीं होता, दुष्कर्मी अगले चौराहे पर मार गिराए जाते हैं। बीएचयू में एक बहन के साथ क्या हुआ? जो लोग पकड़े गए हैं वो तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मेंबर हैं। वो तीनों की फोटो हमारे नेता सदन के साथ है। प्रशासन, सरकार को पता था, लेकिन क्या किया सरकार ने? और मुझे याद है जब कानपुर में एक मां बेटी के ऊपर बुलडोजर चलाया गया था और आग लग करके मां बेटी जिंदा जल गए थे। ये जीरो टॉलरेंस है सरकार का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कल शाम को दिल्ली गए हुए थे, अभी वापस आए हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री के नाते मुलाकात होती रहती है। चुनाव के संबंध में यहां पर बातचीत होगी। चुनाव की तैयारी तेजी से चल रही है। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि पेपर लीक मामले में छात्रों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर दर्ज हुआ है, दोषी बचेंगे नहीं। कल शाम को दिल्ली गए थे, अभी लौट रहे हैं और दिल्ली में हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से मुलाकात किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात किए और मुख्यमंत्री के नाते मुलाकात करते रहते हैं और अपने प्रदेश में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए जो काम करते हैं उसको बताते रहते हैं। सर, चुनाव के संबंध में कोई बातचीत? चुनाव के संबंध में तो बातचीत यहाँ होगी, लेकिन भाई साहब भी आ रहे हैं, माथुर जी पहले से आ रखे हैं और चुनाव की तैयारी तेजी से हम लोग कर रहे हैं। बड़ी कार्रवाई आपने कहा है कि अन्याय जो उनके साथ साफ करेंगे। हाँ, बिल्कुल होगा। वो तो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी वादा किए थे कि हमारे बच्चों के साथ जो पीएससी में घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच होगी और सीबीआई को सौंपे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए टीएनपी न्यूज। नमस्कार।